नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अमित सक्सेना और आप लोग मुझे देख रहे हैं फॉरेक्स टेक्निकल इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में, चैप्टर 12 के बारे में। लेकिन चैप्टर 12 पर जाने से पहले एक छोटा सा रिकैप कि लास्ट क्लास के अंदर हमने किस विषय के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर बात करी थी। तो जो लास्ट हमारा चैप्टर था वो था फिबोनाची, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिबोनाची। हम लोगों ने फिबोनाची के बारे में बात करी कि फिबोनाची का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है। फिबोनाची को यूज़ करके हम लोग डायरेक्शंस या सॉरी टारगेट कैसे निकालते हैं, मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक गिर सकती है, हमें ट्रेड में रहना है कि नहीं रहना। काफ़ी सारे सवालों के जवाब हमें फिबोनाची फॉर्मूला के थ्रू मिल जाते हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 12 के बारे में। और एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो हम सबके सामने होता है जब भी हम लोग अपने MT5 के ऊपर आते हैं ट्रेड लेने के लिए, सबसे बड़ा सवाल, ट्रेड लेना क्या है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट क्या करने वाली है, बाय का ट्रेड लूँ कि सेल का ट्रेड लूँ, क्या दबाऊँ। दो ही ऑप्शन आपके सामने होते हैं। एनीवे 50% तो आप करेक्ट रहेंगे, लेकिन फिर भी बिना डायरेक्शन के, बिना ये जाने कि हमको कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड उठाना है, ट्रेडिंग करना जानलेवा साबित हो सकता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर 12, उसका जो टॉपिक है वो यही रहेगा कि हमें मार्केट की डायरेक्शन जज कैसे करनी है बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रेड। आइए इसके बारे में और बात करते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्शन पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं 5 मिनट की या 15 मिनट के लेवल पर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि 5 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 15 मिनट के लेवल पर अगर मैं डायरेक्शन जज करने जाऊंगा तो मुझसे डायरेक्शन जज करने में गलती हो सकती है, मैं ट्रेड गलत दिशा में लगा सकता हूं। इसलिए सबसे सेफेस्ट बैट रहती है वो ये रहती है कि जब भी हम डायरेक्शन देखने जाए तो हमें हमेशा ना लॉन्ग टर्म डायरेक्शन की पे फोकस करना है। मैं जब भी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ यानी कि मैं लॉन्ग टर्म डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को समझने के लिए हम लोग हमेशा सहारा लेंगे मंथली कैंडल का। हम लोग ना लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि लंबे समय पर देखा जाए तो जिस भी पर्टिकुलर मार्केट में आप काम कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन कहाँ पर जा रही है। जैसे कि अगर मैं आपको इस समय दिखाना चाहूँ, हम लोग गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि जनरली हम सब लोग इस समय गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं और लोग पैसे भी बना रहे हैं। अभी आपके सामने मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ है गोल्ड का, और अगर आप लोग कैंडल्स देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोगों ने इससे पहले जितने भी टूल्स आप लोगों ने हमारे साथ सीखे हैं, मसलन ट्रेंड लाइंस हो गए, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, फिबोनाची हो गए, इन सबको यूज़ करके हम लोग ना मार्केट की डायरेक्शन पता करते हैं। अभी आप लोग बहुत क्लियर कट आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे कि आप लोग एक ट्रेंड लाइन में देख पा रहे हैं। इसके साथ में हमने क्या करा, फिबोनाची फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोगों ने एक टारगेट भी निकाला। जो टारगेट यहाँ पर आ रहा है 3516.36, यानी कि हमें एक टारगेट मिला लॉन्ग टर्म का कि मार्केट 3516.36 को टच करेगी। तो जब तक इस मार्केट इस लेवल पर नहीं पहुंच जाती है और क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है तो मैं प्रीफर करूंगा बाय के ट्रेड लेना। हम लोग सेल के ट्रेड को लेना प्रीफर नहीं करेंगे, हम लोग सेल के ट्रेड से दूरी बनाएंगे अगर हमें सेफ बैट लगानी है, अगर हमें सेफेस्ट ट्रेडिंग करनी है तो। अब अगर हमें डायरेक्शन देखना आ गया, हम समझ गए कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो हमें समझ में आ गई कि मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से जाकर के ट्रेड लेता हूं तो एक महीने के अंदर मार्केट ना कहीं पॉइंट्स ऊपर और कहीं पॉइंट्स नीचे मूव कर जाती है। तो मंथली डायरेक्शन को, मंथली टाइम फ्रेम को हम सिर्फ यूज़ करेंगे डायरेक्शन पता करने के लिए, लेकिन ट्रेड लगाने के लिए मैं मंथली टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करूंगा। ट्रेड लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन हमें पता लग गई, अब हम जाएंगे मीडियम टर्म डायरेक्शन पे। अब मीडियम टर्म डायरेक्शन के लिए मैं मीडियम टर्म टाइम फ्रेम का यूज़ करूंगा, यानी कि मैं चला जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम को मुझे यूज़ करना है, मुझे डायरेक्शन समझ में आ गई है, लेकिन मुझे अभी ये देखना है कि मेरी मार्केट में इस समय पोजीशन क्या है, यानी कि क्या मार्केट इस समय सपोर्ट के पास है कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास है। जाहिर सी बात है कि अगर मुझे बाय का ट्रेड लेना है तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा बाय का ट्रेड, मेरी एंट्री हमेशा ना सपोर्ट लेवल पर हो। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि मैं रेजिस्टेंस पर जाकर के एंटर करूं। अब ये मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं मार्केट में इस समय कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, हमें डेली टाइम फ्रेम लगा करके देखना पड़ेगा कि फिलहाल मार्केट कहाँ पर खड़ी है। तो एक बार इसको भी चेक करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू।
मैं इस समय चार्ट पर डेली टाइम फ्रेम लगा देता हूं और डेली टाइम फ्रेम पर भी हम सेम प्रैक्टिस करेंगे। हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमें पता रहे कि मार्केट कहाँ पर है। हम फिबोनाची यूज़ करेंगे जिससे कि हमें पता रहे कि अब डेली की डायरेक्शन भी वही है जो मंथली की है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मंथली अगर ऊपर जा रहा है डेली नीचे जा रहा है, या मंथली नीचे जा रहा है और डेली ऊपर जा रहा है, दोनों टाइम फ्रेम अगर अलाइन नहीं कर रहे हैं तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर आप ट्रेड नहीं लेंगे जिस मार्केट के अंदर दोनों की दोनों डायरेक्शन विपरीत दिशा में जा रही है, नीचे और ऊपर। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आपके लॉस होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। तो मैंने क्या करा, मैं डेली टाइम फ्रेम पर आया और डेली टाइम फ्रेम पर आकर के मैंने फिर अपने वही टूल यूज किए, स्विंग हाई स्विंग लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस और मेरा फिबोनाची। और इससे मुझे पता लगा कि डेली की भी जो मार्केट है, करंट मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केट अभी एक सपोर्ट लेवल पर है। मार्केट बुलिश है, मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से हमने काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और जैसे ही ये गिरती हुई कैंडल्स बुलिश कैंडल्स में तब्दील हो गई, मार्केट लेफ्ट से राइट की तरफ आ गई, तो मुझे एक और कंफर्मेशन मिली कि हाँ अब मार्केट ऊपर जाएगी। और सबसे अच्छी बात, अभी मार्केट ना रेजिस्टेंस के पास है। तो मैं जो चाहता था, जैसा चाहता था, मुझे बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन मिल रही है। मैं चाहता था कि दोनों की दोनों डायरेक्शंस बुलिश रहें, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम और मीडियम टर्म टाइम फ्रेम की। सेकेंडली मैं ये भी चाहता था कि मेरा जो ट्रेड वो मेरे सपोर्ट के पास हो। तो क्या आपको लग रहा है कि ये ट्रेड सपोर्ट के पास है? जी बिल्कुल। रेजिस्टेंस यहाँ पर है, सपोर्ट यहाँ पर है, तो आप इस समय सपोर्ट के बहुत नज़दीक है, यानी कि आपका मीडियम टर्म टाइम फ्रेम की डायरेक्शन भी अलाइन कर रही है लॉन्ग टर्म के साथ। आपके दो काम हो गए, बहुत बेहतरीन हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपको तीसरे पॉइंट का ध्यान रखना है। तीसरी बात, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मैं ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मैक्सिमम लोग ना स्कैल्पिंग करते हैं इंक्लूडिंग मी। अगर मैं मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जाऊंगा और अगर मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूं तो बेशक मैं ट्रेड ले सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं स्कैल्पिंग के अंदाजे से भी आपको समझा देता हूं कि अब हम क्या करेंगे। अब हम एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर आएंगे। मैं अभी और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहता हूँ, मैं और ज़्यादा प्रिसाइज कंफर्मेशन चाहता हूँ। मैंने ऊपर से जूम करना शुरू किया, मुझे पता लग गया लोकेशन का, अब मैं और प्रिसाइज हुआ, मेरे को मोहल्ले का भी पता लग गया, अब मैं और प्रिसाइज होकर के घर के ऊपर आ रहा हूँ। मैं शॉर्ट टर्म टाइम डायरेक्शन का यूज़ करूँगा और शॉर्ट टर्म के लिए मैं यूज़ करूँगा 1 घंटे का टाइम फ्रेम। अब वो जो सेम प्रैक्टिस मैंने पहले लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में करी है, मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी ट्रेंड लाइंस, मैं यूज़ करूँगा अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्विंग हाई स्विंग लो, और मैं यूज़ करूँगा फिबोनाची। यही 4 चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे। उन्हीं 4 चीज़ों को यूज़ करके मैं इस समय देखूंगा कि क्या मैं इस समय सपोर्ट के पास हूँ क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो ट्रेड लेना है वो मुझे लेना है बाय का, और बाय का ट्रेड हम लेते हैं सपोर्ट के पास। तो अभी फिर से चलता हूँ एग्जाम्पल की तरफ, और इस समय हम यूज़ करेंगे 1 घंटे का टाइम फ्रेम। अब जब मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आया ना, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि आप सपोर्ट के पास है कि रेजिस्टेंस के पास है? आप किसी के भी पास नहीं है, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में झूल रहे हैं। अब अगर आपको एंटर करना चाहिए था तो क्या आप इस पोजीशन पर एंटर करेंगे? अगर आप यहाँ पर अभी एंटर करते हैं तो आपका रिस्क और आपका टीपी दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन यहाँ पर ना एक रिस्क है। आप यहाँ पर एंटर करेंगे, मे भी पॉसिबल है कि मार्केट नीचे आए और यहाँ पर सपोर्ट पर आ जाए। आप एंटर यहाँ कर गए, मार्केट नीचे आती है, सपोर्ट लेती है और यहाँ से वापस ऊपर जाती है। तो अगर आप यहाँ एंटर ना करके अगर नीचे एंटर करेंगे तो ज़्यादा मुफीद रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मुझे वेट करना था इस पॉइंट का। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर एंटर होता, मैंने अपनी काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी होती, और थोड़ी देर पहले जब मार्केट ने यहाँ पर इस काउंटर ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया होता, तो अगर मैं यहाँ पर कहीं एंटर होता तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मैं बना सकता था। अगर ऐसा होता तो मान के चलिए कि आपकी तीनों डायरेक्शन अलाइन कर रही हैं। मैं थोड़ा सा पहले चला जाता हूँ। मान के चलिए कि हम यहाँ पर नहीं थे और हम यहाँ पर थे, तो आपकी मंथली, आपकी डेली और आपकी 1 आवर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन तीनों की तीनों बुलिश है। और आपने सपोर्ट के पास भी, यानी कि जी हाँ, यहाँ पर आप ट्रेड पर एंटर कर सकते थे। और अगर आपने ट्रेड पर एंटर करना था तो क्या करना था, हम बिल्कुल प्रिसाइज एंट्री लेते। और वो प्रिसाइज एंट्री लेने के लिए मैं क्या करता, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाता
और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मैं सेम प्रैक्टिस को यूज़ करके, सेम टूल्स को यूज़ करके मैं अपना एंट्री पॉइंट निकाल लेता। वो मैं कैसे करता, एक बार फिर समझेंगे। मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया और अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट नीचे की ओर आ रही है। तो या तो मैं यहां पर एंटर कर जाता या मैं यहां एंटर कर जाता इस पॉइंट पर, कि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं सपोर्ट के पास ही था। या मार्केट अभी नीचे आ रही है और मुझे वेट करनी चाहिए कि मार्केट क्या वापस सपोर्ट पर आएगी। अगर ऐसा होता है तो मैं ट्रेड के अंदर एंटर करूंगा। फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर ऐसा होने के बाद मैं काउंटर ट्रेंड लाइन यूज़ करूंगा। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो मैं फिर से ट्रेड में एंटर करूंगा, और इनकेस अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट नीचे आने की बजाय ऊपर चली जाती है और अपना टीपी, अपना रेजिस्टेंस लेवल हिट कर लेती है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि एक हायर लो बना करके मार्केट वापस ऊपर चले जाए। अगर ऐसा होता तो उस केस में मैं ना इस रेजिस्टेंस का सपोर्ट बनने का वेट करता। रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए, मेरी सारी की सारी डायरेक्शन एक ही तरफ अलाइन कर रही है, मैं अपने सपोर्ट के पास हूँ, तो मैं ट्रेड के अंदर उतरूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरीके का कोई सवाल रहता है तो आप हमें वाया कस्टमर केयर बात कर सकते हैं, या ऑनलाइन सेशन के अंदर भी आप हमसे इस बारे में और सवाल जवाब कर सकते हैं। और फाइनली जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड अभी आ रही है, जो हर चैप्टर के लास्ट में आती है, हमारा डिस्क्लेमर। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि आप इतने सक्षम नहीं हैं कि आप सारे के सारे टूल्स को बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे, अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप पूरे तरीके से तैयार नहीं हैं, तो प्लीज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग से दूरी बना करके रखिए, स्टॉक मार्केट से दूरी बना करके रखिए, और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग डेमो अकाउंट पर ट्रेड करें। जब भी आपको लगता है कि हाँ, अब आपकी प्रैक्टिस बेहतर तरीके से हो चुकी है और आप बहुत अच्छे ट्रेड लेने लग गए हैं, उसके बाद ही आपको रियल मार्केट में, एक्चुअल मार्केट में एक्चुअल पैसे के साथ एंटर करना है। तब तक प्लीज़ आपको डेमो अकाउंट पे ही ट्रेड करना है और अपने हाथ मजबूत करने हैं। आज इस मैसेज के साथ हम लोग यहाँ पर अपने चैप्टर 12 को विराम देंगे। चैप्टर 12 सिर्फ इतना ही था। एक नए चैप्टर में एक नई जानकारी के साथ अगली बार आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।